हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। ये जो चैप्टर है वो क्यूरियोसिटी बुक फॉर क्लास 8 से लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। साथ में इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस को भी बताया गया है। प्लस इस चैप्टर में सेल के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया गया है। प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल के फीचर्स के बारे में भी बात करी गई है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। में हमें सेल के वेरियस पार्ट्स को करेक्टली प्लेस करना है। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कॉमन है टू ऑल द 3 टाइप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, क्योंकि ये प्लांट सेल के फीचर हैं। वही न्यूक्लियोइड जो है वो बैक्टीरियल सेल का फीचर है, सो ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। वही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में भी एज वेल एज एनिमल सेल में भी। Come to the next question. Anandi took 2 test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonful of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added spoonful of yeast. Then she attached 2 completely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in warm place away from the sunlight. What do you predict will happen after 3 to 4 hours? She observed that the balloon attached to the test tube B was inflated. What can be the possible explanation for this? चलो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आनंदी ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिज़ाइन किया जिसमें उसने 2 टेस्ट ट्यूब्स लगाई A एंड B। बोथ टेस्ट ट्यूब्स में उसने शुगर सोल्यूशन ऐड किया, बट उसने B टेस्ट ट्यूब में 1 स्पून ऑफ यीस्ट सोल्यूशन भी ऐड कर दिया। जैसे ही उसने बी टेस्ट ट्यूब में 1 स्पून ऑफ यीस्ट ऐड करा, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के साथ बैलून्स को अटैच किया गया। उसके बाद उसने ऑब्जर्व करा कि 3-4 आवर्स के बाद जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके साथ अटैच बैलून में एयर फिल हो गई। हमें बताना है इसका रीज़न क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है। बेसिकली टेस्ट ट्यूब बी में यीस्ट हमने ऐड करा था। यीस्ट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो टेस्ट ट्यूब से बैलून में एंटर की होगी, जिसकी वजह से बैलून जो है वो फिल हो गया। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यीस्ट प्रोड्यूसेस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेट्स द बैलून। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर. शी रिमूव्ड द बैलून फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants to find? फिर आनंदी ने एक और टेस्ट ट्यूब ली जिसमें उसने लाइम वाटर ऐड किया। टेस्ट ट्यूब बी से जो गैस फिल्ड बैलून था उसको निकालकर इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर लगाया गया। अब इसका पर्पस क्या था? आनंदी चाहती थी कि वो टेस्ट करे कि जो गैस फिल हुई है बैलून में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं। अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बैलून से टेस्ट ट्यूब में आई, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करी और एक मिल्की अपीयरेंस दी। सो शी वांटेड टू फाइंड आउट वेदर द गैस कलेक्टेड इन द बैलून इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट. Let's move to the next question. A farmer was planting wheat crop in his field. He added nitrogen-rich fertilizer in the soil to get a good yield of crops. In the neighboring field, another farmer was growing bean crop, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crop. Can you think of the reason? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फार्मर है जिसने अपनी फील्ड में वीट की क्रॉप को प्लांट किया है, बट उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी ऐड किया है सॉइल में सो डैट उसको गुड क्रॉप मिल सके। बट उसके साथ वाली फील्ड में जो दूसरा फार्मर था उसने बीन्स की क्रॉप लगाई है पर उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं अप्लाई किया। हमने इसका रीज़न बताना है कि उसने ऐसा क्यों किया है। बेसिकली जो फार्मर है नेबरिंग फील्ड वाला उसने नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इसलिए नहीं डाला है। बीन्स होती हैं वो बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी में आती हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली खुद से ही नाइट्रोजन बना सकते हैं, उनको बाहर से एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीन प्लांट हैं, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, दैट इज़ द होम ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को ट्रांसफ़र करवा देता है। इसी वजह से नेबरिंग फील्ड जो है उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट, और जो फार्मर ए था उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट पड़ी है क्योंकि वीट क्रॉप में लेग्यूम्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। सो द फार्मर इन द नेबरिंग फील्ड डिड नॉट ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बिकॉज बीन इज़ अ लेग्यूमिनस प्लांट विच कैन मेक यूज ऑफ द नाइट्रोजन ऑन देयर ओन. द बीन प्लांट हैव राइजोबियम बैक्टीरिया इन देयर रूट दैट फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड प्रोवाइडेड टू द प्लांट. सो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र इज नॉट नीडेड.
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्नेहल ने अपने गार्डन में 2 पिट्स को बनाया, पिट ए एंड बी। ए पिट में उसने फ्रूट वेजिटेबल के पील्स और साथ में जो ड्राइड लीव्स हैं उनको मिक्स किया, बट बी वाली पिट में उसने सारा वेस्ट तो डाला बट ड्राई लीव्स नहीं डाला। उसने दोनों को कवर किया और 3 वीक्स बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट किया। तो उसको क्या मिला होगा ऑब्जर्वेशंस में, वो हमने फाइंड आउट करना है। बेसिकली स्नेहल क्या चाहती है, वो टेस्ट करना चाहती है कि जो ड्राइड लीव्स होते हैं क्या उनका डीकम्पोजिशन या फिर कंपोजिटिंग के प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है या नहीं। जब वो मिक्स करेगी फ्रूट वेजिटेबल पील्स को ड्राई लीव्स के साथ तो वो एक बेटर कंडीशन जनरेट कर रही है डीकम्पोजिशन के लिए, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वेजिटेबल और फ्रूट पील्स को ब्रेक डाउन कर देंगे इनटू द गुड सब्सटेंस, जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेंगे। वहीं पिट बी में जहाँ ड्राई लीव्स नहीं डाली है उसमें डीकम्पोजिशन तो होगी बट वो स्लो प्रोसेस होगा और वो लेस इफेक्टिव होगा। सो स्नेहल इज ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ एडिंग ड्राइड लीव्स ऑन द process of compositing by the process of decomposition. Let's come to question number 5. In question number 5 we have to identify the following microorganisms. हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में, और हमारी गट में भी रहते हैं, हमारी बॉडी के इनसाइड भी। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन एवरी काइंड ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन आर गट। सेकेंड है, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। मैं एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूँ जो ब्रेड एंड केक्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता हूँ। तो हमें पता है आंसर क्या होगा, यीस्ट। थर्ड वन इज आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो हमें पता है इसका आंसर होगा राइजोबियम बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। तो हमें इस क्वेश्चन में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमें इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है, रेडी करवाना है, जिससे हम शो करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एयर और मॉइस्चर चाहिए होती है उनके ग्रोथ के लिए। इसके लिए हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, ठीक है, वाटर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर्स या फिर जिपलॉक बैग्स लेंगे। हम सबसे पहले 4 ब्रेड स्लाइसेस को सेपरेटली डिफरेंट कंटेनर्स में रखेंगे या फिर डिफरेंट जिपलॉक बैग्स में रखेंगे। स्लाइस ए जो है उसको हम स्लाइटली मॉइस्ट करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे नॉर्मल एयर में। स्लाइस बी को हम विदाउट एनी मॉइस्चर एरिया में रखेंगे, ड्राई रखेंगे, और स्लाइस सी को हम लो टेम्परेचर में रखेंगे, बेसिकली रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। स्लाइस डी ये मॉइस्ट ब्रेड है जिसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। अब इसको कुछ दिन के लिए हम ऐसे ही लीव करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे डेली। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, जो ए वाली स्लाइस थी उसमें माइक्रोबियल की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बेसिकली नॉर्मल एयर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक 2 slices ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 slice इन अ प्लेट नियर द सिंक, प्लेस द अदर स्लाइस इन द रेफ्रिजरेटर, कंपेयर आफ्टर 3 days। तो हमने ब्रेड की 2 स्लाइसेस लेनी है, एक स्लाइस को हमने अपने सिंक के पास रखना है और दूसरे को हमने रेफ्रिजरेटर में, दोनों को कंपेयर करना है और ऑब्जर्वेशन को नोट करना है, प्लस इसके रीजंस भी देने हैं। बेसिकली जो ब्रेड हमने सिंक साइड पे रखा था, दैट डेवलप्स अ ग्रीन ब्लैक पैचेस ऑफ द फंगस, और वो एक हमें बैड स्मेल देगा। वाइल जो ब्रेड रेफ्रिजरेटर में है, इट शोज वेरी लिटल और नो फंगल ग्रोथ एंड रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में अच्छे से ग्रो करते हैं, और जो लो टेम्परेचर है वो उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सोर। व्हाट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। ये बेसिकली हम ऑब्जर्व भी करते हैं, अगर बेसिकली कर्ड जो है वो ज़्यादा सौर इसलिए हो जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कर्ड में ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, वो में कर्ड को एक दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही सौर खट्टा हो जाता है टेस्ट में। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? लेट्स कम टू द आंसर। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं कर्ड में, जिसकी वजह से वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करवा देते हैं। जो बैक्टीरिया है जैसे कि लैक्टोबैसिलस, वो मल्टीप्लाई करता रहता है और जो लैक्टोज शुगर होती है कर्ड में उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से कर्ड जो है वो सौर हो जाता है टेस्ट में। अगर हम कर्ड को लॉन्ग टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो जो ये वार्म कंडीशंस हैं वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और ज़्यादा फास्ट कर देती हैं और ज़्यादा एसिड बनता है और कर्ड सौर हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द सेटअप इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बेसिकली हमें एक सेटअप शो किया गया है, हमने उस सेटअप को ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस का आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर सोल्यूशन इन द फ्लास्क ए, कि जो सबसे पहले ए वाली फ्लास्क में
सबसे पहले ए फ्लास्क में जो शुगर सोल्यूशन है उसमें क्या हो सकता है। बेसिकली हमें पता है कि जो यीस्ट है वो फर्मेंट करेगी शुगर को वार्म सोल्यूशन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल की प्रोडक्शन करवाएगी। सो फ्लास्क ए में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल की प्रोडक्शन हो जाएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स। तो 4 आवर्स के बाद क्या होगा, टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर प्रेजेंट था वो मिल्की हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ए फ्लास्क में मूव करी थी वो बी फ्लास्क में मूव करना स्टार्ट करेगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर रिएक्ट करेंगे और लाइम वाटर को मिल्कीनेस में कन्वर्ट कर देंगे। व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन द फ्लास्क ए। बेसिकली अगर यीस्ट को ऐड नहीं किया जाएगा तो फर्मेंटेशन भी नहीं होगी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। एज अ रिजल्ट जो लाइम वाटर है वो क्लियर ही रहेगा टेस्ट ट्यूब बी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।